हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ईरान इसराइल वाले टॉपिक पे। हिस्ट्री, रिलीजन या पावर, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर ये आता है। तो हम समझेंगे ईरान वर्सेस इसराइल की हर एक चीज़ें। ये वीडियो मैंने मेरी टीम ने प्रिपेयर किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा है क्या? इसे हम वर्ल्ड वॉर 3 भी बोलेंगे इंग्लिश में। तो क्या हम उसकी दहलीज पर खड़े हुए हैं? एक तरफ है ईरान, जो वेस्ट एशिया की एक बहुत ही पुरानी और सबसे बड़ी ताकत है, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, जितना मैंने समझा है लेमैन लैंग्वेज में। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसराइल की, जो एक छोटा सा है लेकिन बहुत ही उसमें एडवांस टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं। सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस मुल्क है वो। इन दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, इन दोनों के बीच में अभी दुश्मनी हो गई है। तो ऐसा हुआ क्यों है? पहले ऐसा क्यों नहीं था? आज पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रख दिया गया है इनके चक्कर में, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम होता है। मगर सवाल ये है कि जो दो देश 1979 से पहले दोस्त हुआ करते थे, तो वो अचानक दुश्मन कैसे बन गए, एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे, इसको हर एक चीज़ में ट्राई करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। और जो भी पब्लिक को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उन्हें बेटर समझ में आएगा। क्या ये लड़ाई धर्म की है, ज़मीन की है, इंटरनल पॉलिटिक्स की है, या और कुछ है? आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम हर एक चीज़ कवर करने का ट्राई करेंगे और इसकी मैं सीरीज़ भी बनाऊंगा। इन दोनों देशों की अगर आप हिस्ट्री जानोगे, जियो पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर एंगल और हर एक चीज़ को हम गहराई से समझने का पूरा ट्राई करेंगे। और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आप अपनी सर्च भी कर सकते हो कि क्या ये जो मैंने वीडियो में बताया ये सच है या गलत है। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक कहलाई जाती है। इससे पहले पर्शिया कहा जाता था। आपको याद होगा, जब हम छोटे थे तो हम एक गेम खेला करते थे, प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो थोड़ा बहुत ये उससे रिलेटेड भी है। 1935 में इसका नाम बदलकर ईरान रखा गया। जी हाँ, 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही थी। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान में शाह का राज था। और तब ईरान और इसराइल बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन अभी 2026 चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन 1979 में अयतुल्ला खोमेनानी, शायद मैं नाम गलत बोल सकता हूँ तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, उनके आने के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और उसने इसराइल को अपना दुश्मन बना लिया। तो ऐसा कैसे हो गया? इसराइल को उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। तो यहाँ पर असली कहानी अब चालू होती है, इसराइल की और ईरान की। इसराइल की कहानी 1948 में स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। तब काफ़ी चीज़ें अलग थीं। आपको पता होगा 1947 में इंडिया को भी आज़ादी मिली थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जेउस के लिए एक अलग देश की मांग की गई और यूएन भी इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो यूएन ने फ़लस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। तो ऐसा हुआ क्यों? बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? 14 मई 1948 को इसराइल को एक आज़ाद देश बनाया गया। जी हाँ, एकदम इंडिपेंडेंट। तब से लेकर आज तक जो अरब देश हैं और ईरान इसे कबूल नहीं कर पाए कि यार ये कैसे हो गया, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं और वो अभी भी कैरी ऑन हो ही रहे हैं। ओवरऑल ऐसा हुआ कि ये इलाका हमेशा जंग की आग में ही जलता रहता है। मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस अभी तक मिल नहीं पाए। ईरान और इसराइल का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसराइल एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसा कि इंडिया में भी है, जहाँ पीएम जैसे कि बेंजामिन, इनके पास पावर्स होती हैं लेकिन उन्हें नीसेट जैसे पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। वहाँ पर किसी को वोट अगर आप दे रहे हो तो ऐसा है कि हर एक इंसान आप वोट दे सकता है। प्रॉपर अच्छी डेमोक्रेसी है। दूसरी तरफ ईरान एक थियोरोक्रेसी है। वहाँ जो सुप्रीम लीडर होता है, जैसे अयतुल्ला थे, अयतुल्ला अली, जिसके पास सारी उसमें कमांडिंग पावर्स होती हैं। ईरान में एक और चीज़ है जिसका नाम है आईआरजीसी, सॉरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। तो ये यहाँ पर सबसे ताकतवर बॉडी है कि इसका रोल क्या है, जहाँ पर जो बाहरी दुश्मनों की पावर होती है, जो बाहरी दुश्मन होते हैं, और अंदरूनी जो बगावत होती है, तो ये उनको कुचल के रख देती है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, किसी देश में धर्म के नाम पर ये हुकूमत चलाना सही है या रॉन्ग है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये दोनों देश अपनी कल्चर और हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
ईरान, जो कि मैंने बताया पर्शिया, अपनी शायरी, कारपेट्स और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहीं बात करते हैं इसराइल की, तो वो अपने होली लैंड है, जो ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम तीनों को मिलाकर हर एक चीज़ बेहद मुकद्दस है। इसराइल अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी और मोसाद, जो कि मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इंडिया की रॉ, तो इंडिया की रॉ को कभी ऐसा रॉ नहीं बोला जाता, वो एक कैबिनेट सेक्रेटरीट की नाम से ही जानी जाती है। तो मोसाद की बात करते हैं, जो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, मल्टीपल बुक्स लिखी गई हैं। ईरान अपनी ज़िद और रेजिस्टेंस आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है। तो आज काफ़ी चीज़ें अलग कैसे हो गई, इस बारे में हम समझने का पूरा ट्राई करते हैं। आज ये दोनों इसलिए फेमस हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं जो दूसरे देशों के खून की प्यासी बन गई हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े पॉइंट की। 28 फरवरी 2026 को, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही निकला, यूएसए और इसराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। जी हाँ, यूएसए और इसराइल ने मिलकर। यहाँ पर ये एक सरप्राइज था, और इस ऑपरेशन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस ऑपरेशन का नाम है एपिक फ्यूरी। यूएसए और इसराइल ने लॉन्च किया। ये एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक थी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खेमनानी और उसके टॉप कमांडर्स ने, जैसे कि अली अली लारजनानी, जो मैं नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी, उनको निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 6,000 से ज़्यादा ईरानियन मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ हो गई। जी हाँ, 6,000 से भी ज़्यादा। यूएसए के भी 13 सोल्जर्स मारे गए, जिनमें मेजर जॉन ए किनर और कैप्टन एरियाना जी सोवियनो। आप एक बार नाम भी इनका चेक कर सकते हैं, और मुझे फोटो वीडियो मिलेगी, सो आई विल ट्राई टू ऐड इट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन वाइल एडिटिंग। जैसे नाम शामिल हैं, तो इसमें इराक प्लेन क्रैश में भी काफ़ी कुछ हो गया, जो इराक में प्लेन क्रैश में मारे गए। सो इस ऑपरेशन ने पूरे मिडिल ईस्ट को, ऐसा है कि उसका पूरा मैप ही चेंज करके रख दिया। इसके बाद तेहरान में मतलब अफरा तफरी इतनी ज़्यादा मच गई कि लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगे, चाहे वो इंडियंस हों चाहे और किसी कंट्रीज़ के हों, काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने लगी। तो वहाँ पर एक जब अफरा तफरी का माहौल मचा, तो पावर वैक्यूम पैदा हो गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान कभी वापस खड़ा हो पाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं? प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है छुपी हुई जंग। ईरान डायरेक्टली लड़ने के बजाय अपने प्रॉक्सीज, जैसे कि हिजबुल्ला, लेबनान, इन सब का नाम आपने सुना होगा, जिसके पास 1.5 लाख से भी ज़्यादा रॉकेट्स हैं। जी हाँ, हमास, फ़लस्तीन, जो इसराइल के अंदर तक हमला करता है, और हौदीज़, येमेन, जो रेड सी में शिप ट्रांसपोर्ट्स वगैरह को लूटते हैं या कुछ और करते हैं। हर एक चीज़ उसमें जो शिप्स के थ्रू जा रही होती है रेड सी में, उनके ट्रांसपोर्टेशन को रोक देते हैं। ईरान इन सब का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, इसराइल इन सब से लड़ रहा है। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसराइल में नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और यूएई से भी जुड़ा हुआ है। वहीं बात करते हैं अगर इसराइल की, तो इसराइल को यूएसए और कुछ यूरोपियन देशों के साथ मिला हुआ है, मतलब साथ उनको मिलता रहता है और वो भी मिले हुए रहते हैं। तो ये एक ऐसी शतरंज की बाजी है जहाँ पर मोहरे प्रॉक्सीज हैं, लेकिन चलने वाला जो है यहाँ पर हाथ ईरान और यूएसए का है। जी हाँ, ईरान पर इल्ज़ाम है कि वो चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब ला रहा है, बना रहा है, अभी उतना क्लियर नहीं है। ईरान के पास नेटेंस और फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी हैं। जी हाँ, इसके बारे में आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको बेटर जानकारी मिलेगी। इसराइल कहता है कि अगर ईरान ने बॉम्ब बना लिया है तो वो इसराइल को मिटा देगा। इसलिए इसराइल हमेशा ईरान को पुश करता रहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर साइबर अटैक्स करता है, ताकि काफ़ी चीज़ों उनको भी नॉलेज में आ जाए। ये जंग शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरेबिया, तो हर एक चीज़ इसमें बैक्ड है, मतलब बैकअप होता है ना, तो वैसा है। तो जैसे कि जो शिया होते हैं वो ज़्यादातर ईरान में आपको मिलेंगे, जो सुन्नी होते हैं सऊदी वाले पार्ट में मिलेंगे। तो इनके बीच की सुप्रेमेसी और जेउस इसराइल के खिलाफ इस्लामिक रेजिस्टेंस की भी है। जी हाँ, ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस को बंद करने की पूरी धमकी दी हुई है। तो हालांकि ये वीडियो मुझे बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट अगर आप हर एक चीज़ एक्सप्लोर करते जाएंगे, मैं शॉर्ट्स भी बनाता जाऊंगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो आपको बता दें कि 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ट्रांसपोर्टेशन रूट एंड ऑल। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया भर की पेट्रोल की कीमतें $150 से $200 पर बैरल तक जा सकती हैं। जैसे अभी हम एलपीजी क्राइसिस देख रहे हैं, मेरा अगला वीडियो होगा एलपीजी क्राइसिस पे, उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो किसी भी देश की इकोनॉमी को तबाह कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ बैरल की, ऑयल बैरल की।
तो इस जंग से पूरी जो कि चीज़ें देखी जा रही हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल हिल गई है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं और इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। मीडिया का रोल क्या है इसमें? मीडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा है। दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, नहीं हम ही सही हैं, नहीं आप सही हो। एक तरफ दिखाया जाता है कि इज़राइल सिर्फ टेररिस्ट को मार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हज़ारों मासूम सिविलियंस की भी जान जा रही है। सेम अप्लाइज़ ऑन ईरान एज़ वेल, जिनमें 160 से ज़्यादा स्कूल की जो लड़कियां हैं, इनमें मतलब जो स्ट्राइक्स हुई हैं काफ़ी, तो उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें मतलब ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो इतने लेवल पर एक्सप्लेन और रिसर्च अभी नहीं की गई हैं, बट आपको लेटर ऑन कुछ सालों में और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई बोथ साइड्स। तो सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ज्ञान दे रहा है, अपनी राय बता रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी प्रेशर में लगा हुआ है कि भाई यही सही है, यही है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप उस चीज़ें के बारे में एक्सप्लेन करोगे, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे गूगल में या और किसी वेबसाइट्स में, तो आपको बेटर समझ में आएगा। आप किसी पर ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ये भी सजेशन है कि ऐसा बोलता है ना, आपने देखा होगा कि न्यूट्रल है, दैट पर्सन इज़ वेरी न्यूट्रल, ऐसा वैसा। तो ऐसा है कि काफ़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको देखना किसे है। तो आप अपनी रिसर्च भी खुद कीजिए। सोशल मीडिया पर हर कोई बंदा अपनी कहानी तो सुनाता है, पर वो कितनी सच है कितनी झूठ है ये आपको तय करना पड़ेगा। तो क्या इकोनॉमिक नुकसान जंग रोकने के लिए काफ़ी है? आपको क्या लगता है इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करिए। यूएसए चाहता है कि मिडिल ईस्ट पर उसका कंट्रोल रहे, जबकि रशिया और चाइना ईरान को बैक करते हैं। दैट इज़ अ फैक्ट। यूनाइटेड नेशंस यूएन यहाँ सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रह गया है, बस वो देख रहा है, क्योंकि वो बड़ी ताकतों को ऐसा है कि रोक ही नहीं पा रहा है। इंडिया के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे संबंध तो दोनों से अच्छे हैं। इंडिया के इजराइल के साथ स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ईरान के साथ छाबार पोर्ट और ऑयल के रिश्ते हैं। ये आपने देखा होगा, अभी काफ़ी 2023 में करंट अफेयर्स में काफ़ी था। इंडियन ने जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है यहाँ पर, और ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड की है, जिसमें हम मेडिकल हेल्प भी भेजने की हर एक चीज़ ट्राई करते हैं अपने बेस्ट पॉसिबल वे में। हमारे 90 लाख लोग गल्फ में काम करते हैं। जी हाँ, लेबर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक उनकी सलामती इंडिया की प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बिल्कुल अबेंडन कर दें। हमें हर एक चीज़ देख कर चलनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। जंग में हमेशा आम आदमी ही पिसता है, अमीर आदमी नहीं पिसता उतना। ईरान में हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर भी बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो तीन रास्ते हैं ओवरऑल सॉल्यूशंस के लिए। पहला है कि रीजनल मेल्टडाउन, यानी पूरा मिडिल ईस्ट के साथ जंग में ऐसा है कि कूद जाओ कि फिर वॉर ही हो जाए। दूसरा है अनस्टेबल, जो सारी चीज़ें चल रही हैं, अनस्टेबल स्टेटमेंट्स होते हैं कि यार ये क्या है, या ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। तो ऐसा उसका सोल्यूशन नहीं है। ना शांति आएगी ना रोज़ाना की झड़प होगी, तो उसमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और तीसरा है रेजाइम चेंज इन ईरान स्पेसिफिकली। ईरान में नई हुकूमत आए और दुनिया से हाथ मिलाए, क्योंकि वन साइडेड फैक्ट कभी वो सही नहीं होते, और वन साइडेड वॉर भी गड़बड़ होती है। नए नए लीडर जैसे आयतुल्ला मोज्जबा या मोज तबा, शायद यही सामना सेम है, खेमनानी, सीज फायर से मना कर रहे हैं। सीज फायर वो होता है कि मतलब अब युद्ध विराम टाइप, जो खतरे की घंटी बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि इंडिया को इस जंग में मेडिटेटर बनना चाहिए, बीच वाली बात करनी चाहिए, मीडिएटर भी इसे बोल सकता हूँ मैं, या फिर यूएन को ख़त्म कर देना चाहिए कि अगर वो जंग नहीं रोक सकता तो भाई आप शांत बैठो? दोस्तों, यहाँ पर बात आती है ईरान और इसराइल की। जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई, ये एक बहुत लंबी कहानी बन गई है हिस्ट्री की बुक्स के लिए। ये पावर पॉलिटिक्स और इंसानियत के बीच की एक ऐसी कहानी है जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड सच्चाई है, एक वीडियो गेम से बढ़कर। आज जो मिसाइल्स गिर रहे हैं उनके नीचे सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि एक आम लोगों की ज़िंदगी है। किसी की कुछ दुकान है, किसी का स्कूल है, किसी के बच्चे की जान चली गई, किसी के सपने हैं, हर एक चीज़ उसमें बर्बाद हो गई, चाहे ईरान हो चाहे इसराइल हो। ऐसा नहीं है कि किसी को कम ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरी जनरेशन उसमें दब गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये जंग कभी खत्म होगी, रुकेगी, या तो ये चलता ही रहेगा। दैट्स वाई मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले रहा है। आम लोग हमेशा इस आग में ही जलते रहते हैं। क्या दुनिया के बड़े देश सच में मतलब शांति चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर उन्हें बस अपनी पावर और कंट्रोल की ही पड़ी हुई है कि चलो लेट देम फाइट, हम मज़ा लेते हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, यूएन की। क्या वो सिर्फ एक डिस्कशन टेबल पे ही रहता है या और कुछ भी करता है?
या डिस्कशन टेबल पर ही बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाले वक्त में उनको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना भी होगा ताकि ये जंग को रोक पाए। तो इसका सलूशन बैठकर ही होता है, कभी लड़ाई झगड़े से किसी बात का सलूशन नहीं होता, स्टार्टिंग विद रोड फाइट से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फाइट। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या डेमोक्रेसी वाले देश ज़्यादा सेफ हैं या डिक्टेटरशिप या थ्योरिक्रेसी जैसे सिस्टम्स वाले? आपने साउथ कोरिया वगैरह भी देखा होगा, नॉर्थ कोरिया, चाइना, हर एक चीज़ देखी होगी। जैसे सिस्टम ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो ऐसा क्या है? आपको क्या लगता है कौन सा देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है? क्या लोगों की आवाज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है कि लीडर्स उसे सुन नहीं रहे? और इंडिया जैसे देश के लिए यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, न्यूट्रल रहना ही बेस्ट होता है क्या हर बार, या कोई स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए हमारी बैकअप के लिए, एटलीस्ट नॉट फॉर अदर्स बट फॉर बैकअप ऑफ अदर्स? अदर्स एज इन उनका बैकअप छोड़ के हम पहले अपना बैकअप देखें, जो हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके पहले हम अपनी सेफ्टी, अपना बैकअप बना के चलें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर एक मीडिएटर बनकर ही रह जाएंगे हम, या उसमें मीडिएटर बनकर आगे भी बढ़ना चाहिए? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, एक बात बार बार सामने आती है कि लड़ाई कोई भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की हो जाती है। और इसे समझना बहुत एक गहरे लेवल की बात है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ऐसा नहीं है कि वो वहाँ तक ही लिमिटेड रह जाएगा, बहुत ही बड़े लेवल पर इसका नुकसान होगा, बल्कि आपके मेरे घर तक हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, फ्यूल हो, प्राइसेस हो, इकोनॉमिक हो, मतलब हर एक चीज़ में इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा। तो आखिरी सवाल है आपसे, क्या दुनिया कभी इन कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं इनसे कभी फ्री हो पाएगी? क्या इंसानियत कभी पावर से ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी, या पावर पॉलिटिक्स ही चलता रहेगा? पावर से ज़्यादा पीस को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हर एक जनरेशन को पिसना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, या फिर पावर, ये पावर पॉलिटिक्स का ही सिलसिला चलता रहेगा जो कि अभी मैंने बोला कुछ मिनट पहले, बिकॉज हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, बस उसे बैठ के फिक्स करना होता है कि कैसे होगा, कैसे डिसाइड करना है। इन सारे जो सवाल जवाब हैं, इनके जवाब बिल्कुल ढूंढने के लिए हम सबको एक मुहिम वो करनी चाहिए कि जितना आप पीस वाला काम करोगे उतना बेटर है। बिकॉज लड़ाई झगड़ा एक लिमिट तक ठीक है, अनटिल एंड अनलेस सिविलियंस की डेथ नहीं जा रही हो। सोल्जर्स का काम है कि आप अपने देश की प्रोटेक्शन करें, इतना ही काम है सिविलियंस का भी। पर ऐसा नहीं है कि वो लिमिट ही क्रॉस हो जाए। और इस कॉन्फ्लिक्ट के एक और गहरे पहलू को समझाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम हर एक चीज़ से एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, और जितनी भी सच्चाइयाँ हैं उनको पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए, और मैं ट्राई करूँगा जो भी चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल एक्सप्रेस कर पाऊँ बेस्ट पॉसिबल वे में। थैंक यू। जय हिंद।